नमस्कार। फेस लाइव से जुड़े हुए सभी नगरजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित साटम जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, पालक मंत्री, और हमारे दूसरे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुंबई शहर के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के संदर्भ में जो कमेटी गठित हुई है मेरे नेतृत्व में, जिसमें एडवोकेट अमित मेहता जी मेरे साथ में है, अरविंद नंदापुरकर जी आर्किटेक्ट मेरे साथ में है, तरुण मोटा जी अभी कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे, एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा, विवेकानंद गुप्ता और दिलीप देवलकर जी, इन सारे लोगों ने मिलकर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, बहुत ही आसानी से लोगों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिले, इस प्रकार का एक मसूदा कहिए ये बनाकर हमने असीम गुप्ता जी को दे दिया है। ये चाहे तो जो एडिशन पॉइंट हमने दिए हैं वो मैं फेस लाइव के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचे, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि 2022 में फिर एक बार एमिनिटी स्कीम का मसूदा तैयार करके कॉरपोरेशन ने यूडी के पास भेजा हुआ है, जो असीम गुप्ता जी ने आशीष शेलार जी के मीटिंग में अक्टूबर के पहले वीक में हम इसको मान्यता देंगे ऐसा कहा है। मैं उम्मीद करता हूँ असीम जी से मेरा फिर एक बार बातचीत भी हुआ है, वो लगे हुए काम में और पहले वीक के आसपास वो पूरा कर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम फिर एक बार फैसला इसलिए आए कि बहुत सारे लोगों का रोज़ हम कमेटी मेंबरों को तो फ़ोन आता ही है, आशीष शेलार जी को बहुत सारे लोगों का फ़ोन जाता है, अमित साटम जी को जाता है, मंगल प्रभात लोढ़ा जी को जाता है, क्योंकि सभी लोग आतुर है इस बात को सुनने के लिए कि कैसा होगा या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हमको कैसा मिलेगा आने वाले दिनों में। मैं सबकी चिंता सबसे पहले दूर करना चाहूँगा कि जब तक ये सरकार अभी इसको मान्यता देती नहीं हुआ है, तब तक किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता करने की और ये रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा हम सब लोगों को। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि असीम गुप्ता जी से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इतना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर कोई कॉम्प्लिकेट केस होगा तो उसको नए आर्किटेक्ट की नियुक्ति भी जूने आर्किटेक्ट का कोई एनओसी के बगैर हो, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। और हमने तो प्रपोज ये किया है कि आर्किटेक्ट की नियुक्ति करनी ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सब लोग कर सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था वो करे। रेट एक बार तय हो जाएगा कि आपको कितने पैसे भरने हैं। रेडी रेकॉर्ड का रेट सभी को गूगल में आप चले जाओ तो पता चलता है आपके प्लॉट का रेट क्या है। जो पेनल्टी है 100% इन दिनों के कायदे में है, उसको हम जीरो कर रहे हैं, कोई पेनल्टी भरना नहीं है। किसी को अगर एक्स्ट्रा एफएसआई खरीदना भी पड़ेगा तो 50% चार्ज ही लगेगा, इस प्रकार की व्यवस्था है। यानी 50% आज के रेट के हिसाब से, यानी जब आपकी बिल्डिंग बनी थी 50% में हम जाते हैं तो मुझे लगता है कि एट पार होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो उसके बारे में हम देखेंगे कैसा सहूलियत मिल पाए, यानी लोगों के जेब से अनावश्यक पैसा ना जाए, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कमिश्नर साहब से साथ में बात करके बात किया, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो नियम से प्लान पास हुआ है वही नियम से आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दीजिए। यानी जो 1991 के डीसीपीआर के अनुसार से जो पास हुआ है, उन दिनों में जो बालकनी या तो और जो सुविधाएं निःशुल्क था, उसको अभी एफएसआई में काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी पहले के लोगों का अगर एज पर प्लान होगा, बालकनी कोई अगर एनक्लोजर करके यूज़ करता तो आपका ये, बिकॉज कॉर्पोरेशन इज टेकिंग असेसमेंट टैक्स फ्रॉम ऑल द पीपल, यानी सभी लोगों के पास से असेसमेंट टैक्स लिया जा रहा है,
कोई मुफ्त में यूज़ नहीं कर रहा है। लोगों ने फ्लैट परचेस करते समय बिल्डर को उसका पैसा देकर वो जगह खरीदा है। यानी उन दिनों में वो सिस्टम था, तो उस सिस्टम को सब लोगों ने फॉलो किया है। यानी मैं बहुत खुलकर कहूँ तो मैं किसी के ऊपर आरोप भी लगाना नहीं चाहूँगा कि बिल्डर लोगों ने गलत बेचा और लोगों ने गलत परचेस किया। वो सिस्टम उन दिनों में चल रहा था, इसलिए वो सिस्टम चला। असीम गुप्ता जी जब कॉरपोरेशन में आए तो उनको ये पता चला कि कुछ बिल्डर लोग तो अनाफ एक्स्ट्रा एरिया बताकर प्लान पास करते थे और फिर उसको बेचते थे, तो गलत था। तो उसको उन्होंने बहुत अपने ढंग से, उनको भी आज कहीं पर भी मेरी आवाज़ को अगर सुनते होंगे तो उन्होंने ये पूरा नया नियम बनाया और यूडी के पास स्वयं जाकर फास्ट ट्रैक पर उन्होंने ये काम करके लिया। किसी को अगर रुचि है तो वो आप आरटीआई डालकर पूछ भी सकते हो कि अगर कोई ऑफिसर चाहे तो कैसे फास्ट काम कर सकता है और अगर ना चाहे तो कैसे लोगों को परेशान करते हैं, ये हम सब लोगों के सामने है। तो असीम गुप्ता जी ने बहुत फास्ट ट्रैक पर जाकर ये फंजिबल का कानून लाया और फंजिबल का कानून आने के बाद में अब इन दिनों में तो आपके सबके जानकारी के लिए जूने बिल्डिंग को अगर रीडेवलपमेंट में जाते हैं हम लोग तो उसको 35% फंजिबल फ्री दिया जा रहा है। मेरे कहने में कुछ आगे पीछे हुआ तो अरविंद नंदापुरकर जी उसको ऐड करेंगे, लॉ पॉइंट होगा तो एडवोकेट अमित मेहता जी ऐड करेंगे, तो उसको फ्री दिया जा रहा है। तो आप जूने लोगों को कैसा पेनल्टी दे सकते हो, ये मेरा मुद्दा था और मैंने उसको लड़ा। मुझे सभी लोगों ने साथ और सहयोग दिया और एक अच्छे नतीजे पे हम बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं आने वाले दिनों में कुछ केसेस इस प्रकार के हैं, ये कॉरपोरेशन के ऑफिसर लोगों ने, लॉ डिपार्टमेंट के लोगों ने कैसे लोगों को हैरान परेशान किया है। अंधेरी का एक मोगरा विलेज का केस मेरे पास, एक लेडी मेरे बड़ी बहन की उम्र की है, वो आई थी मेरे पास। यानी उनका बिल्डिंग पूरा हो गया, 50% मार्केट बनाकर कॉरपोरेशन को देना था, वो मार्केट भी बनाकर उन्होंने हैंडओवर कर दिया। उसके बाद में भी ऑक्यूपेशन नहीं मिला, वो कोर्ट में गए। लकीली अनलकीली कुलकर्णी नाम के न्यायाधीश थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए कहा और उसके बावजूद भी आज तक उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ये हमारे ऑफिसरों के काम करने की कार्य प्रणाली है। मैं बाकी सारे जगह पे तो जा पाऊंगा तो ज़रूर जाऊंगा, लेकिन ये बिल्डिंग के पास मैं ज़रूर जाऊंगा। यानी मैं न्यायालय में बैठे हुए लोगों को भी, जो एडवोकेट्स है, न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर, पॉलिटिशियन हो, सरकार हो, न्याय प्रणाली हो, एडवोकेट लोग है, ये सारे लोग ये टैक्स पेयर को हम कैसा मदद करें, इस प्रकार का हमने काम करना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, अरे लाओ ना लोग सत्ता कटिंग की तरफ भी था, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। वेलिंगटन सोसाइटी 1991 के डीसीपीआर के मुताबिक 100% परफेक्ट है, लेकिन 2034 का रूल फायर ब्रिगेड के लोगों ने लगाया, इसलिए उनको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। मैं कमिश्नर साहब को भी कहना चाहूँगा, आपको अगर पता नहीं था तो आपके चीफ इंजीनियर और बाकी सारे लोगों ने आपको बताना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं बताया। जब आपने गवर्नमेंट के पास प्रपोजल भेजा था तो क्यों वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों को आप लोगों ने इतना परेशानी में डाला? आपने कोर्ट में सो मोटो जाकर कहना चाहिए था कि भाई प्रपोजल ऑलरेडी यूडी के पास है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बारे में, वो जब पास करके भेजेंगे तो हम सारे मुंबई शहर के लोगों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देंगे। ये अगर कहते तो वेलिंगटन का तो मुद्दा मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा था ही नहीं। लेकिन वेलिंगटन के मामले में उसी सोसाइटी का एक व्यक्ति कोर्ट में जाकर दो चीज़ को उन्होंने पॉइंट आउट किया, फायर एनओसी और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है करके। अब हमारा कॉर्पोरेशन का जो मैन्युअल है या तो जो भी रूल बने हैं उसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर आप रह सकते हो, ये भी कोई क्लियर कट लिखा नहीं है अरविंद जी, और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर आप रह सकते हो, ये भी लिखा नहीं है। लेकिन जो बदलते हुए स्थिति में लोग, बिल्डर लोग डबल डबल बेचने लगे, तो जिन्होंने पोजीशन ले लिया, फिर ऐसा चलता रहा और हजारों बिल्डिंग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर लोग मुंबई शहर में रहते हैं। ये छुपी हुई बात नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कॉरपोरेशन ने जो गवर्नमेंट के पास भेजा मिनिस्ट्री स्कीम, उसमें लिखा हुआ है कि इतने सारे बिल्डिंगों को ये कारण से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हम दे नहीं पाते या तो लोग आके आकर लेते नहीं हैं। उसके बावजूद भी ये हुआ, तो इट इज़ आई ओपनर। आई विल से हो गया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में किसी को भी परेशानी ना हो, इस बात का हम ख्याल करेंगे। लाओ ना लोक सत्ता का मैंने कटिंग रखा था ना अभी, ये मेरा ऑफिस के सिस्टम के लोग ऐसा ही काम करते हैं। मैं भी आपको बता देता हूँ, आज का लोक सत्ता आप पढ़िए। आज के लोक सत्ता में सुप्रीम कोर्ट ने फेरी वालों को भी आप अनावश्यक ढंग से हटा नहीं सकते हो, ये उन्होंने कहा है। फिर एक बार मैं कहता हूँ, आज के लोक सत्ता में आप पढ़िए, फेरी वालों को भी आप अनावश्यक ढंग से हटा नहीं सकते हो, ये लोकशाही है।
ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को और लोकशाही को मानने वाला ये गोपाल शेट्टी है, और मैं लड़ते रहता हूँ और मैं लड़ता रहूँगा। ये देखिए, ये लोक सत्ता में लिखा है, फेरीवाल्यांना मनमानी पद्धतीने हटवता येऊ शकत नाही। फेरीवाल्यांना मनमानी पद्धतीने हटवता येऊ शकत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो मेरा सवाल मुंबई शहर के मेरे सारे मित्र वकीलों से है, अमित भाई से भी मेरा है, कि अगर एक फेरी वाले को हम मनमानी ढंग से हटा नहीं सकते हैं, तो वेलिंगटन सोसाइटी में जिन्होंने अपने पैसे से घर खरीदा है उनको बाहर अगर निकाला जाता है कोई टेक्निकल पॉइंट से, तो क्या ये मुंबई शहर के सभी लोग सो गए हैं? सभी लोगों की वेदना संवेदना मर गई है? ये हार्ड शब्द में मैं पूछना चाहता हूँ, कोई नहीं है। और उस दिन मैं फिर एक बार कहूँगा, लोकमान्य तिलक जी ने ब्रिटिश कोर्ट में खड़ा, उन दिन ब्रिटिश राज में कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। और उसी लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणेश उत्सव का स्थापना करते हुए लोगों को न्याय कैसा मिले उसके लिए प्रयास किया, देश को आज़ादी प्राप्त करके दी। और उसी गणपति बापा के आगमन के दिन जब वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों को बाहर निकलने का मौका आया, तो मैं मेरा राजनीतिक सफ़र जहाँ से प्रारंभ किया, जिस झोपड़पट्टी से, उस झोपड़पट्टी का नाम मैंने लोकमान्य तिलक नगर 1975 में किया था। अनऑफिशियल मैंने किया था, मैंने एक पार्टी में लोकमान्य तिलक लिख दिया और एक ताड़ के बड़े बड़े झाड़ पर एक खिला ठोक कर वो पार्टी लगा दिया, ये गोपाल शेट्टी है। इसने महापुरुषों के बारे में मुझे बड़ा आदर है, और मैंने मेरे जीवन में जो कुछ भी पाया है वो महापुरुषों के विचार से ही मैंने पाया है, और मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी को, कोई डरेगा नहीं। हम एक बार अक्टूबर के पहले वीक में हम अपेक्षा करेंगे, मैं अभी दूसरा वीक कहूँगा तो फिर ऑफिसर दूसरे वीक में ही निकालेंगे। आते ही फिर एक बार हम मुंबई भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कोई एक सिस्टम डेवलप करेंगे, हर जिला में हमारे लोग आपको मदद करने के लिए मिलेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। मैं हमारे साथ में जो आर्किटेक्ट लोग हैं उनसे भी कहूँगा, जो कॉम्प्लिकेट केस होगा उसमें इनको कैसा मदद करने का, लेकिन हम बहुत ही इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और कैसा सिंप्लीफाई तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये मांग की है, तरुण मोटानी और अरविंद नानवापुरकर जी ने हमको ये नोट बना कर दिया। एक बार स्कीम डिक्लेयर होने के बाद में आपको कितना पैसा भरने का आपके सोसाइटी का, वो आप कैलकुलेशन करके ऑनलाइन आप पेमेंट कर दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। फिर कॉरपोरेशन के लोग आपके बिल्डिंग में आकर चेक करके अगर आपके पास से ज़्यादा पैसा लेने का तो फिर आपको नोट देंगे, आप पैसा भर देने का। यानी एक बार आपने पैसा भर दिया तो फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हम कर रहे हैं। मैं राइट तरुण भाई? अभी स्मित भाई, ऐसा हम कर रहे हैं, यानी सीधा लोगों को किसी के पास जाना नहीं पड़े, इस प्रकार की हम व्यवस्था करें। माफ़ करेंगे मेरे मित्र आर्किटेक्ट, मेरे मित्र एडवोकेट, ये सारे लोग हैं। अब लोगों को कहीं ना कहीं हमने मदद करने की भावना में आना पड़ेगा। सभी लोग पैसा कमाने का सोचेंगे तो फिर लोकशाही खत्म हो जाएगी साहब। हाँ, जीरो पेनल्टी के बारे में भी बहुत सिंप्लीफाई किया है। पेनल्टी पहले 6 महीने में नहीं लगेगा, ये भी आसिम गुप्ता जी ने बहुत अच्छे भी है, थोड़ा कड़क भी है, और होना चाहिए, ऑफिसर इस प्रकार का ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 6 महीने का समय देंगे पहला लोगों को, क्योंकि इसके पहले 2 बार एमएनएसटी स्कीम आया था, वो सफल नहीं हुआ। और सफल इसलिए भी नहीं हुआ कि उसमें बहुत हार्ड कंडीशन थे, इसलिए अभी सारा सिंप्लीफाई कर दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि पहला 6 महीना कोई पेनल्टी नहीं होगा, उसके 6 महीने के बाद में फिर पेनल्टी भी लगेगा, 50% लगेगा, 100% भी नहीं, 50% लगेगा। फिर उसके बाद में और जो भी करना है वो करेंगे, उसमें मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। लेकिन पहले चरण में बहुत ही सिंप्लीफाई होगा, इसलिए कोई भी एजेंट, कोई भी XYZ आप लोगों को मिलकर डराता होगा, अरे 6 महीने में तो बहुत लाइन लगेगा, ये होगा वो होगा, मैं आपका करवा देता हूँ, तो कोई झमेले में नहीं जाएगा। आप अपने सोसाइटी के लोगों का पैसा कैलकुलेशन करके ऑनलाइन कॉर्पोरेशन को पेमेंट कर दीजिए, फिर बाकी का आगे देखेंगे। इसमें इतना भी सिंप्लीफाई किया है, कुछ कुछ सोसाइटी में झगड़े होते हैं तो वहाँ पर कोई करते नहीं है, तो कमिश्नर साहब ने एडिशनल मतलब आसिम गुप्ता जी जो यूडी सेक्रेटरी है, वो पहले एडिशनल कमिश्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में भी अगर किसी को लेना है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, तो वो अपना पैसा कैलकुलेशन करेगा तो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। ये भी कहा है ना, इतना सिंप्लीफाई।
अब कंडीशन में क्या क्या है, तो पहले जूने कंडीशन में रोड सेटबैक का हैंड ओवर नहीं हुआ तो उसके लिए ऑक्यूपेशन नहीं मिलता था। आरजी में अगर कोई एंक्रोचमेंट है तो उसको निकालने का कंडीशन था, वो अगर नहीं हुआ तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। यूएलसी के फ्लैट हैंड ओवर नहीं हुए तो उसको ऑक्यूपेशन नहीं मिलता था। एविएशन का आपको एनएससी नहीं होगा तो उसके लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। बहुत सारे लोगों का सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आर्किटेक्ट एनओसी देता नहीं है इसलिए नहीं मिलता था। इस प्रकार के बहुत सारे कंडीशन थे, वो सारे कंडीशंस को बाजू में रखकर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हम देंगे, इस प्रकार का एक निर्णय हुआ है। तो मैं मानता हूं कि ये इसका हम स्वागत करेंगे। और उसके अलावा जो एडिशन पॉइंट हम सब लोगों ने मिलकर दिया है, ये सारे पॉइंट्स को भी ऐड करते हुए बहुत ही जल्दी एमनेस्टी स्कीम आ जाएगा। मुझे लगता है कि जितनी आवश्यकता थी उन सारी बातों को मैंने बताने का प्रयास किया है। मैं वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो लड़कर भागे, उनका तो मैं निंदा ही करता हूँ। ऐसा लोकशाही बचेगा नहीं साहब। आपके पास पैसा है, आप कहीं भी जाकर रह सकते हो, ये बात अलग है, लेकिन मुंबई शहर में रोज़मर्रा का जीवन जीने वाले लोग भी हैं, वो कहाँ घर छोड़कर दूसरे जगह पे जाकर रह पाएंगे, किसी की स्थिति नहीं है। तो अन्याय के विरोध लड़ने का भी सीखना चाहिए। लड़ने का काम सब पॉलिटिशियन लोग ही करेंगे तो ये चलेगा नहीं। हम सब लोगों ने भी थोड़ा अपने अपने माध्यम से कैसा हम लड़े उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। ये मैंने लिखा है, हाँ ये मैंने लिखा है। और मैंने कल एक बात और भी कहा है कि ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का होने के बाद में मैं आने वाले दिनों में जो टेनेंटेड बिल्डिंग थे, बहुत सारे बिल्डिंग टूटे हुए, मुंबई शहर में बहुत सारे बिल्डिंग टूटे होंगे। उत्तर मुंबई में पगड़ी के उत्तर मुंबई में बहुत सारे टूटे हुए, मेरे कार्यकाल में टूटे हुए। ये मेरी जवाबदारी है। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे लोगों ने इतना वोट दिया, ब्याज वसूल कर लिया, अपना मतलब मुद्दल वसूल कर लिया है लोगों ने, लेकिन ब्याज चुकाना अभी भी मेरे पास बाकी है। तो ब्याज चुकाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये भी एक काम मैं आने वाले दिनों में हाथ में ले लूँगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बाकी सारे लोगों को सारा मेरे पास जो मेरे दिमाग में आइडिया था वो सारा मैंने दे दिया। इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा लोगों को, टेनेंट को भी। आजकल टेनेंट लोग भी जो ओनरशिप के फ्लैट के लोग बिल्डर के पास से जो एक्स्ट्रा जगह, कॉर्पस फंड, भाड़ा मांगते हैं, वो एक टेनेंटेड प्रॉपर्टी के लोग भी मांगते हैं। तो ये परवड़ता नहीं जो ज़मीन मालिक को, और वो बना नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ा उसमें एक मुद्दा है तरुण भाई, इसलिए किसी ने तो खुलकर कहना पड़ेगा। मैं तो जब चुनाव लड़ रहा था तब भी सब बातें लोगों को खुलकर कहता था, और ये मेरे खुलकर कहना है लोगों को पसंद आता है, इसलिए लोगों ने मुझे इतना भर भर के वोट दिया है। लोगों को सब कुछ पता है। लोगों को लगता है कि भाई मुफ्त में मिलता तो ले लेंगे ना, क्यों नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो लीडर होता है उसने उसको सही रास्ता सिखाना चाहिए। तो इसको आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो 300 फुट से कम, जिनका 150-200 फुट के जगह में रहते हैं, उनको 100 फुट 100 फुट फ्री एफएसआई का भी व्यवस्था किया है। अब लोग कहेंगे कि हमको 300 फुट मिलना ही चाहिए, तो कुछ प्रोजेक्ट इस प्रकार के होते वाइबल ही होता नहीं है। जो ज़मीन मालिक अगर करना चाहे तो वाइबल नहीं होता है, तो फिर बीच का रास्ता कहीं ना कहीं हमको मिलकर निकालना पड़ेगा। सभी बातें मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं उसके बारे में बाद में हम लोग बातचीत करेंगे। मैंने एक सबसे बड़ा मुद्दा ये बताया सरकार को कि जैसे एसआरए के ज़मीन 25% भरकर आप कोई भी बिल्डर ले सकता है और फिर वो स्कीम बना सकता है। इस प्रकार का पहला मौका आप ज़मीन मालिक को दे दो, वो करता है तो उन्होंने करना चाहिए। वो अगर नहीं करता होगा तो 25-30% जो भी सरकार नक्की करेगी वो या तो टेनेंट लोग दे के आप ओनरशिप में पूरा जगह कर लो, और फिर आप कोई बिल्डर को पकड़ कर लो। ये अगर कानून बनता है तो फिर वो ज़मीन मालिक और बिल्डर दोनों मिलकर लेन देन करके फिर लोगों को जगह मिले, इस प्रकार की भी व्यवस्था हो सकती है। आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस जी सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए 5,000 करोड़ रुपया मुंबई बैंक को देने वाले। प्रवीण दरेकर जी और उनकी पूरी टीम इसमें बहुत ज़ोर से काम में लगी हुई है। तो इस प्रकार के टेनेंटेड प्रॉपर्टी को भी लोग सेल्फ डेवलपमेंट के माध्यम से भी जाकर कर सकते हो। यानी थोड़ा लोगों को आगे आना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं काम करते तो फिर एक प्रैक्टिकल अप्रोच को लेते हुए आपने करना चाहिए। एक बार 10 साल 15 साल हो गया फिर लोग भूल जाते हैं, कोई आपको बुलाकर घर देगा नहीं। कुछ ज़मीन मालिक इस प्रकार के भी है, 10-20 साल लोगों को थका दो, लोग कुछ नहीं करेंगे, सिस्टम भी कोई करता नहीं है, और इनको जगह इनकी मालिक की हो जाती है और बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं। तो इस विषय में भी जितना शॉर्ट में मुझे कहना था मैंने किया, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। किसी के पास और कोई इनोवेटिव आइडिया होगा, मैं लोगों से कहूँगा कि जो इनोवेटिव आप आइडिया मुझे दोगे, सरकार को दोगे, वो आइडिया इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को घर दे सकते हो। इसकी तैयारी पहले करिए, नहीं तो फिर ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। 10 प्रकार के आइडियाज़ लेकर लोग आते हैं जो प्रैक्टिकल होता नहीं है, और इसलिए सारा सिस्टम बिगड़ गया है। तो आइए हो जाए, सबको अपना हक का घर मिले। हमारे देश के प्रधानमंत्री
अरविंद जी, तरुण मुखर्जी और अमित भाई को कुछ कहना होगा? टेनेंटेड बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट जीआर लेके आया है। 2 वर्ष अगर लैंडलॉर्ड चालू काम नहीं करता है तो टेनेंट को अलाउड है अपना घर बांधने का। तरुण भाई, ये मुद्दा अच्छा होगा आपने मुद्दा उठाया। टेनेंट कोई नहीं कर सकता, ये टेनेंट कर नहीं पाएगा, क्योंकि टेनेंट को एक एफएसआई में बिल्डिंग बनाना है, वो टीडीआर नहीं लोड कर सकता इसके ऊपर, क्योंकि ओनरशिप उसके पास नहीं है। इसलिए जो मैंने सॉल्यूशन दिया है, जैसे एसआरए का 25% देकर जगह अपना कर लो, जो सरकार तय करे, 25%, 30%, जो भी, वो बढ़िया है ना। तो ये हो सकता है, ये हम करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। लीगल पॉइंट कुछ हो तो अमित भाई से कहूँगा कि वो कहे। अरविंद जी, ठीक है, ये इतना ठीक था। कोई मुद्दा अगर आ गया किसी का तो देखो एक आधा जवाब देने जैसा होगा तो। मुद्दा में नवीन पुत्रान करके है, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि उनका मुगरापाड़ा में सोसाइटी है, हाँ, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि उनका प्लॉट का उसी में आप प्रत्यक्ष रूप से आकर वहाँ पर कॉल करें तो उनका अच्छा होगा। नहीं, मोगरापाड़ी के बारे में मैंने पहले ही कहा कि एक बहन आई थी मेरे पास, वो मार्केट रिजर्वेशन था, उसमें उन्होंने मार्केट भी हैंड ओवर किया, फिर भी नहीं मिल रहा है। मैंने क्या कि कॉर्पोरेशन के ऑफिसरों को एक्सपोज करने के लिए मैं वो बिल्डिंग के पास स्वयं जाऊँगा। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल केस होगा जिसमें 100% लोग सही है और उसके बाद में भी ऑक्यूपेशन नहीं मिला है, तो हम उसको भी लेंगे। और मैं आपको ये बात बताता हूँ, मुझे वकील लोग मदद करें इसमें। आपने कॉर्पोरेशन के ऊपर केस करना चाहिए, यानी इस प्रकार के केस लेकर कि ये सारा एकदम विद इन द रूल होने के बावजूद भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो इनके ऊपर हम डिफेमेशन केस करेंगे। तो आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं सुधरेगा। नहीं तो इतना लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, और ऑफिसरों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ ऑफिसरों को, आप पॉलिटिशियन के ऊपर आप लोग कहिए कि पॉलिटिशियन लोगों ने अगर कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर भी होने दो। सबसे पहला गोपाल शेट्टी के ऊपर करो, मेरी तैयारी है। मैं एफिडेविट दे देता हूँ आपको। राहुल गांधी तो एफिडेविट नहीं दे रहे, लेकिन मैं एफिडेविट दे दूंगा। हाँ, मैं दे दूंगा। शुक्ला कंपाउंड के बारे में एक अलग से हम बनाएंगे बाद में। दे सकते हैं। हाँ, अमित भाई ने कहा कि असीम गुप्ता जी ने जो परसों कहा था, पार्ट ऑक्यूपेशन भी देना हो तो कॉर्पोरेशन ने मान लिया कि हम पार्ट ऑक्यूपेशन तुरंत दे देंगे, लेकिन मुझे लगता है वी शुड गो फॉर फुल ओनली। अभी पार्ट क्या के लिए, जब इतनी बड़ाई लड़ रहे हैं तो फुल ही ले देंगे हम, है ना। फुल ही। हाँ, सेक्टर 8 में रहते माड़ा में, जी हाँ। उनका प्रश्न ऐसा है कि वो माड़ा के सोसाइटी में भी ये नियम लागू हो गया। म्हाडा के सोसाइटी में सबसे पहले लागू होगा। म्हाडा एक गवर्नमेंट बॉडी है, और मैं तो देवेंद्र जी से कहूँगा कि म्हाडा के लोगों ने को ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि म्हाडा इज़ ए गवर्नमेंट बॉडी। म्हाडा का निर्माण ही इसलिए हुआ कि मध्यम वर्गीय लोगों को घर मिले, आसानी से घर मिले, और म्हाडा में अगर लोगों को ऑक्यूपेशन नहीं मिलेगा तो ये शोभनीय नहीं है। मराठी में ये शोभनीय नवे। म्हाडा ने एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए। म्हाडा और एमएमआरडी के ऑफिसरों का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम स्टाफ में बहुत ज़्यादा काम वो लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद में कुछ ना कुछ रह जाता है। इसलिए मैं यूनुस भाई आपको ये कहना चाहूँगा, म्हाडा में अगर ऑक्यूपेशन नहीं मिलता तो उसमें फिर हमारे जमात के लोगों का भी दोष है, पॉलिटिशियन लोगों का, फिर वो नगर सेवक हो, एमएलए हो, एमपी हो, मैं अपने आप को जोड़ लेता उसमें। हमारी भी कहीं ना कहीं खामियां रही है। तो एक यूनुस का मतलब मेरा ही प्रश्न ऐसा है कि जूना लेआउट के हिसाब से जो बिल्डिंग पास हुआ है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसमें लेआउट अमेंड करके पुराने लेआउट के हिसाब से होगा तो उसको लेआउट भी अमेंडमेंट करना? नहीं, लेआउट अमेंड नहीं होगा, जैसा है वैसा उसी होगा उसका। जूने लेआउट के हिसाब से, मतलब 91 के रूल के हिसाब से आपका बिल्डिंग बना है, वो हिसाब से ऑक्यूपेशन आपको मिलेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।